नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 25 अप्रैल और आज के क्लास में हम लोग 25 एंड 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस को आज आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पूरे PDF का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां पर जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। Storm damage. Actually, this news has been taken from Assam Tribune. माफ़ करिएगा, this is unedited. Anyways, yes, Assam Tribune से ये न्यूज़ लिया गया है। Storm damages caused by Bordoy Sheila, right? So basically Assam ने विटनेस किया है एक ह्यूज डैमेज, और ये वाइड स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, जिसके कारण लोगों के हाउसेस प्रॉपर्टी तो बर्बाद हुए ही, बट साथ ही साथ बहुत सारे डेथ्स भी हुए। और ये किस लिए हुआ है? बोरदोय शीला। बोरदोय शीला है क्या? इसको प्री मॉनसून शावर, ये बेसिकली बोरदोय शीला जो है ना, ये एक असमीज वर्ड है, राइट, जो क्या जिसका मतलब ही होता है प्री मॉनसून शावर। ध्यान देखिएगा, प्री मॉनसून शावर को इंडिया में अलग अलग रीजन में होता है प्री मॉनसून शावर, राइट, और अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, असम वाले रीजन में तो बोरदोय शीला होता है, बंगाल वाले साइड में इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है, राइट। आपका अगर कर्नाटक वाला रीजन देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको मैंगो शावर भी बोला जाता है, और केरल वाले रीजन में इसको ब्लॉसम शावर भी बोला जाता है। अलग अलग रीजन में इसके नाम अलग अलग है, राइट। तो सवाल होता है ये बोरदोय शीला नाम आया कहाँ से? देखो, ये एक बोडो वर्ड है, बोडो वर्ड। कौन सा? बोरदोय शिकला, जिसमें अगर इसको तोड़ दे, है ना, BAR, बोर, बोर का मतलब होता है विंड, डोई, डोई का मतलब होता है वाटर, शिकला, शिकला मीन्स होता है गर्ल इन बोडो लैंग्वेज, या फिर तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज में भी शिकला मीन्स होता है गर्ल, राइट। और बोरदोय शीला होता ही है प्री मॉनसून शावर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन तो होती है, हैवी रेन होती है, बट साथ ही साथ उसमें थंडरस्टॉर्म्स भी हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन। समझ रहे हो? तो यस, व्हाट डज दिस बोरदोय शीला ओवरऑल रिप्रेजेंट? देखो, बोरदोय शीला रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट ऑफ गॉडेस ऑफ नेचर, विंड एंड रेन, और इसके साथ बिगिनिंग होता है मार्क द फेस्टिवल ऑफ बोहाग, बोहाग बिहू जिसको हम लोग बोलते हैं। इनफैक्ट ये जो बोरदोय शीला है ना, एक लोकल फोकलोर है, जिसमें बोला जाता है दैट ये बोरदोय शीला है क्या। बोरदोय शीला जो होता है स्प्रिंग्स के पहले आता है अनडाउटेडली, मतलब बोरदोय शीला ही इंडिकेट करता है स्प्रिंग का आना। समझ लो बात ना। बोरदोय शीला है क्या? देखो, कहा जाता था दैट बोरदोय शीला जो है ना, ये एक नाम था एक मैरिड वुमन का, जो क्या अपने मायके जाना चाहती थी, दैट इज मटर्नल होम जाना चाहती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हरी में थी, इसीलिए जो भी आजू बाजू चीज़ था ना, वो फेंक फाक के आगे बढ़ रही थी, राइट। और बोरदोय शीला में होता क्या है, एक बहुत ही कम टाइम में आपको ये थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलेगा, है ना, आपको हेल्स गिरते हुए देखने को मिलेंगे, बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो वही क्या होता है दैट अचानक से बहुत कम टाइम में ये सब हो जाता है ना, तो यही फोकलोर है दैट हाँ, बोरदोय शीला के नाम था मैरिड वुमन का, जो कि अपने मायके जाना चाह रही थी, और वो काफ़ी वेरी मच हरी, इसीलिए जो भी आजू बाजू में आ रहा था वो उस चीज़ को फेंकते हुए आगे बढ़ रही थी, राइट। और ये पूरा जो इंसिडेंट है ना, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इट स्पीक्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ आसाम एज वेल, क्योंकि आसाम के लोग भी दे आर वेरी मच ईगरली वेटिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ बिहू, या फिर बैसाखी जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा हरी में रहते हैं ना ये लोग, मतलब पूरे असमीज कम्युनिटी, राइट। दे आर सो मच एक्साइटेड। अभी तो आपने देखा दैट पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतने ज़्यादा, इतना ह्यूज, आई मीन लोग, आई मीन वुमेन्स जो है, इतना ज़्यादा डांस वांस जो किया उन्होंने। तो अगेन क्या होता है दैट समय के साथ साथ जो है ये सब चीज़ मॉडिफाई होता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया हुआ था, उसी के हम लोग बारे में इसको डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल में बतलाया जा रहा था दैट ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ होल है ना, जिसमें 8 स्टेट्स आती है, दैट इज 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, राइट, all together accounts for this north east region, right। तो बोला जा रहा है ये रीजन जो है कंप्राइजिंग इंडियाज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन अंडरगोइंग ड्रामेटिक चेंज। ना क्या ड्रामेटिक चेंज है भाई? देखो, अगर ओवरऑल इस रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो अभी नहीं है, पहले जितने ज़्यादा जगहों में आफ्स्पा इम्प्लाइड था, अभी क्या उतने जगहों पे नहीं ना, राइट। तो ये पूरा रीजन जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है।
पॉलिटिकल चेंजेस एंड द एक्सटेंसिव वेव ऑफ लिंकेजेस विद नेबरिंग बांग्लादेश। जी हाँ, अब अगर आप देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन एज ए होल, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी अनडाउटेडली बढ़ रही है। पॉलिटिकल लेवल में तो अनडाउटेडली हम लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं बांग्लादेश के साथ, और ये पूरा होल हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन ले लो, बांग्लादेश रीजन ले लो, इस पूरे रीजन में ना जापान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल पार्टनर हमारे दोनों देशों के लिए साबित हुआ है, क्योंकि जापान चाहती है इस रीजन को बहुत ज़्यादा डेवलप करना। देखो जापान का भी इंटरेस्ट है ना, क्योंकि जापान और चाइना का इस रीजन में बनता नहीं है, राइट। तो जापान सब समय चाहेगी दैट जो चाइना इस रीजन को डोमिनेट ना करे, और चाइना अगर डोमिनेट नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, ऑफ कोर्स इंडिया को फंडिंग देना ही पड़ेगा। और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर डेवलप हो गया, अगर बांग्लादेश रीजन डेवलप हो गया, राइट, तो डेवलप में होना क्या मतलब, क्या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, आप कोई दूसरे देश के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो वही तो होता है इंडिपेंडेंट होना, राइट। और इसके में देखा गया दैट जापान बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है, क्योंकि जापान में अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखोगे, यस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही बांग्लादेश में भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जापान का बढ़े जा रहा है, राइट। तो एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो कौन सा अपॉर्चुनिटी है, ब्रिंगिंग द ट्रॉयका ऑफ बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान क्लोजर। फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉयका है ना तीनों देश का, ये और भी आने वाले समय में ओवरऑल इस रीजन एज अ होल को डेवलप करने में बहुत, अगर अच्छे से काम करे ये लोग, एक मेजर रोल अदा कर सकती है, राइट। लॉन्ग टर्म विजन अगर देख लीजिएगा बांग्लादेश का और नॉर्थ ईस्ट ऑफकोर्स इंडिया का, ये क्या है, एक हब बनना है, किस चीज़ का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रीजन का। तो ऑफकोर्स अगर इस रीजन में ऐसा डेवलप होता रहे तो जी हाँ बिल्कुल बनेगा, बट कुछ चीज़ें चैलेंजेस भी हैं। हम लोग तो अब फ्लावरी चीज़ें बोल रहे हैं दैट वाओ ऐसा ऐसे होने से ऐसा ऐसा होगा। अब देखो फ्लावरी चीज़ें क्यों ना बोले, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट पूरा हो रीजन देख लोगे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही ये, है ना, पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कनेक्टिविटी है, बट साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो है ना एक मेजर चंक ऑफ इंडिया का एडुकेटेड पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहता है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा, ये देखो ना आप, ये बेल्ट देख लोगे, मणिपुर, नागालैंड, ये उसके बाद मेघालय, ये ऐसी बेल्ट है जिनको इंग्लिश तो एकदम मुंह में फर्राटे की तरह आता है ना। तो यस, एडुकेटेड पॉपुलेशन भी एक मेजर चंक ऑफ एडुकेटेड पॉपुलेशन यहाँ पर है, राइट। और अगर आप नेचुरल रिसोर्स देखोगे, यस इन तीनों में ज़्यादा है। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख पा रहे हैं दैट यस इनकी कमी नहीं है, तो सवाल होता है चैलेंजेस क्या है भाई। देखो चैलेंजेस है ना दैट अगर इन्वेस्टमेंट भी आता है कोई रीजन में, तो बहुत सारे देशों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आना चाहिए। अगर एकमात्र एक ही देश अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस चार्ज हो जाता है, राइट, क्योंकि लॉन्गर टर्म में बहुत समय ऐसा देखा गया दैट दिस इज नॉट सस्टेनेबल, राइट। कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रहा है ऑन द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल इनटू दिस रीजन। लिटिल अटेंशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा रहा है बिम्स्टेक के ऊपर। इनफैक्ट एक हमें चेंजेस लाना पड़ेगा, जिससे हमें एक नया अलग ही ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बोला जा रहा है दैट बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी, BOBC, इसका अगर गठन इस्टेब्लिश अगर किया जा सके तो वो ज़्यादा सही है। क्यों, और ये कम्युनिटी का एम मेनली यही होना चाहिए दैट ओवरऑल हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बांग्लादेश वाला रीजन, राइट, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जो वेस्टर्न पार्ट है वो नेशन कैसे कनेक्ट हो सके, राइट। तो ये सब अगर चीज़ हो तो ऑफकोर्स चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में। क्यों बात करेंगे भाई, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली नोटिफाई किया था 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, जिसके साथ वेस्ट बंगाल में इन टोटल 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो गए। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहाँ हैं, देखो एक है 4 बलिंदा और दूसरा है दयापाड़ा, मतलब स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन कैंपस दयापाड़ा में, दोनों नादिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, और एक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है नामथिंग पोखर, और एक है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है अमखोई फॉसिल पार्क, राइट। तो ये 4 जो रीजन्स है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के अंडर इंक्लूड कर लिया गया। तो सवाल होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है क्या। देखो ये एक ऐसे एरियाज है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इनकी यूनिक इकोसिस्टम और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। इनकी यूनिक इकोसिस्टम जो है इट हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स क्या है, मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, इंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, की स्टोन रेयर या फिर थ्रेटन स्पीशीज़ का प्रेजेंस अगर यहाँ पर हो तो, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डोमेस्टिक या फिर कल्टिवेटेड स्पीशीज़ यहाँ पे होना चाहिए, पास्ट या फिर प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो क्या रिप्रेजेंट किया जाता है या तो बाई फॉसिल बेड,
राइट, जिसमें एक जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उसको घोषित भी किया गया, राइट। बाकी अगर अलग अलग देखोगे सिग्निफिकेंट कल्चरल, एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज़ तो कहीं होना ही चाहिए। इसकी लीगल प्रोविजंस भी है, सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर में बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करती है लोकल बॉडीज़ में के साथ, उसके बाद नोटिफाई करती है कोई भी एरिया को एज अ बायोडाइवर्सिटिकली इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, राइट। और ओवरऑल पर्पस इसका क्या है? पर्पस है टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द लोकल कम्युनिटीज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ सच साइट्स। मैनेजमेंट किस चीज़ को करती है? ऑफ कोर्स द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। और रिस्ट्रिक्शंस भी है। रिस्ट्रिक्शंस में मतलब बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस देखो, कोई भी कंजर्वेशन साइट्स में, नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। तो वैसे अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, हाँ बाहर वाले रिस्ट्रिक्शंस तो है, बट ओवरऑल इंडिजिनस जो प्रैक्टिसेस चलती है ना पहले से, या फिर जो भी लोकल कम्युनिटीज़, फिर फॉर एग्जांपल वहाँ की अगर सोचो कोई फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस अगर कुछ इस्तेमाल कर रही है, हाँ वो सब चीज़ें कर सकती है, उसमें ज़्यादा कुछ एज सच रोक टोक नहीं है, राइट। नेक्स्ट, डिजिटल साइंस पार्क। प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन लेड किया इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क का, कहाँ पर? केरला के तिरुवनंतपुरम में, राइट। तो इसका कॉस्टिंग कितना होने वाला है? अराउंड 15,000 करोड़ तक, राइट। जिसमें 200 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केरला से, और रिमेनिंग जो है डिफरेंट अदर सोर्सेज से आने वाले हैं, जिसमें वेरियस इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी इसमें देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो डिजिटल ये जो साइंस पार्क है, ये कैसा पार्क होगा भाई? देखो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्लस्टर बेस्ड इंटरेक्टिव इनोवेशन जोन होगा, जिसका मेन फोकस होगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इन्हांसमेंट में। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, कहा जा रहा है 2 साल में कंप्लीट हो जाने वाला है। और इसके की फोकस एरियाज अगर देख लीजिएगा क्या क्या होगा, देखो उसी से समझ जाओगे दैट क्यों डिजिटल हम लोग साइंस पार्क इसको बोल रहे हैं। इसके की फोकस एरियाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल्स, ये सब इसके की पार्ट है, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक ऊपर में गया है, राइट। इसीलिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 2018 को अगर देख लीजिएगा, ये इंडिया का रैंक 44 था। अभी जो है आउट ऑफ 139 कंट्री वी आर 38th रैंक इन वर्ल्ड बैंक का ये इंडेक्स, जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या? देखो, ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं बेंचमार्किंग टूल है, जिसके तहत हम कोई भी कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो कि उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं इन देयर परफॉर्मेंस ऑन ट्रेड लॉजिस्टिक। इसको क्रिएट किया गया था बाई वर्ल्ड बैंक। इट कम्स आउट एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में आता है, राइट। बट क्योंकि कोविड-19 के समय वो ये सब चीज़ें प्रॉपरली रेगुलेट नहीं की गई थी, उसके बाद फाइनली इसलिए जो रिलीज़ किया गया था 2023 में किया गया था। और ये जो इंडेक्स निकाला जाता है, किन डायमेंशंस के ऊपर निकाला जाता है पता है? कस्टम्स, है ना। देख रहा है दैट कस्टम सेक्टर में क्या कैसा परफॉर्मेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इंटरनेशनल शिपमेंट के सेक्टर में, राइट, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलाइननेस। तो ये सब सारे सेक्टर्स को अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद ये इंडेक्स निकाला जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस के बारे में। ये एक ग्रुप है 14 डिजिटल पब्लिशर्स का। ध्यान दीजिएगा, 14 ऐसे डिजिटल पब्लिशर्स आ गए जिन्होंने ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है MCA, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस। ये क्या अपने आप को बोलती है? ये अपने आप को बोलती है दैट हम लोग एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फैक्ट चेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सवाल होता है इनका पर्पस क्या है ओवरऑल ना, पता ही चली गया लास्ट वाला लाइन से। जी हाँ, ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करेंगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आती रहती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट ये जो MCA है ये एक टूल होगा फास्ट फैक्ट चेकिंग के लिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इसको फाउंड किया गया था 2022 को ही, बहुत रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और इसके लीगल प्रोविजंस अगर देख लीजिएगा तो हमारे देश में भी IT एक्ट्स जो रूल्स है 2021 उसके प्रोविजंस के हिसाब से एक बोला गया दैट गवर्नमेंट रन बॉडी होना चाहिए जो क्या फास्ट फैक्ट चेक करे, राइट। अब MCA ने जो है ना, दैट इज ये मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस ने इसी रूल्स का हवाला देते हुए गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया था और बोला था दैट हम लोग सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनना चाहते हैं जो क्या कोई भी फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग देखने को मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर फ्लैग करेंगे। नेक्स्ट, सिविल सर्विस डे।
वैसे तो ये सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल 21 को, बट जो हम देखो हमारा एम ये नहीं होना चाहिए दैट हाँ आज जो न्यूज़ है वो 100% कवर, ठीक है बाई चांस अगर नहीं भी हो रहा है ना, देखो वैसे तो कोशिश तो रहती है, बट अगर नहीं भी हो रहा है कल को परसों को हम लोग कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी राइट। वी देखो जैसे इस बार देखे थे ना प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट किया था ना हम लोगों ने, जो चीज़ चलते हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसी से तो आता है ना, उसके बाहर से तो कुछ नहीं आता है। आप अगर इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको टेंशन ही नहीं देना है, आराम से आपका चीज़ें निकल जाएगा राइट। तो अप्रैल 21 को वैसे सेलिब्रेट किया गया था नेशनल सिविल सर्विस डे। तो सवाल होता है इसका पर्पस क्या होता है? इसको डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस है दैट जो हमारे सिविल सर्वेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रिकॉग्नाइज करना। इनफैक्ट अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसके देख लीजिएगा, हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एड्रेस किया था इसी दिन 1947 को प्रोबेशनर्स जो मतलब आईएएस ऑफिसर्स जो थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एड्रेस किया था इसीलिए इसको सिविल सर्विस डे के इसमें सेलिब्रेट किया जाता है राइट। ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? टू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स, इवेल्युएट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और अवार्ड द आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इनफैक्ट अवार्ड्स अगर देख लिया जाए तो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसी दिन प्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट इस साल जो है ना पीएम गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान जो कि 2021 को लॉन्च किया गया था, उसने रिसीव किया है अवार्ड इन द इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल आवर्स वर्किंग आवर्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु असेंबली ने पास किया है फैक्ट्री तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके तहत उन्होंने अलाउ किया दैट 12 आवर वर्किंग शिफ्ट फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हो सकता है जो क्या अडॉप्ट करना चाहता है 4 डे वर्किंग वीक। 7 दिन होता है ना, अगर आपको चाहिए दैट हाँ हम 7 दिन नहीं काम करेंगे, हम सिर्फ 4 ही दिन काम करेंगे, ठीक है आप 4 दिन काम करो, और आप 4 दिन में लेकिन आपको वर्किंग आवर्स 8 घंटे नहीं 12 घंटे करने पड़ेंगे, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा दैट प्रोमोट होगा इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्पेसिफिकली वुमेन्स, ये काफ़ी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट भी करेगा। बट कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स क्या क्या है पता है? क्रिटिक आर्ग्यू कर रहे हैं दैट 12 घंटा, अरे भाई ये तो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का। इनफैक्ट इसका यूजेजेस अगर देख लीजिएगा, यस दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज एज अ वे फॉरवर्ड इन इंडियन सोसाइटी या फिर इकोनॉमी पेपर। जी हाँ, कभी भी अगर लेबर वेलफेयर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए ना तो उसमें आप इस पॉइंट को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो राइट। नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी, जिससे इवैक्यूएट किया जाए इंडियंस फ्रॉम सूडान। सूडान में आपको चलना पता होना चाहिए दैट वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन द रेगुलर आर्मी एंड देयर पैरामिलिट्री फोर्सेस राइट। तो उस फियर फाइटिंग में जिससे इंडियंस ना पिस जाए, इसीलिए हम लोगों ने चलाया ऑपरेशन कावेरी। और इस ऑपरेशन कावेरी से हम लोग का एम क्या है? टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन्स जो क्या अभी भी सूडान में फंसे हुए हैं, थ्रू या तो शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम लोग धीरे धीरे इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वैसे देखो बायोफ्यूल्स का हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। आज का ये सच कोई आर्टिकल तो नहीं है, बट मैं दिखलाना चाहता हूँ आपको दैट बायोफ्यूल्स के जो है ना बहुत सारे अलग अलग जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स होते हैं राइट। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स किस टाइप का बायोफ्यूल्स था? वैसे बायोफ्यूल्स जो कि आप एडिबल बायोमास से आप लोग जनरेट कर सकते थे, जैसे शुगर बीट, शुगर केन, वीट, कॉर्न, इन सब से। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो थे वैसे बायोफ्यूल्स थे जिसको हम लोग नॉन एडिबल बायोमास से जनरेट कर सकते हैं, जैसे वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो है एल्गल बायोमास के थ्रू हम लोग आराम से जनरेट कर सकते हैं, जैसे माइक्रो एल्गी राइट, मैक्रो एल्गी। वैसे ही फोर्थ जनरेशन, इसको हम लोग जो बायोफ्यूल जनरेशन होने वाला है इसको हम लोग सोलर से भी फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं। इंजीनियर्ड एल्गी या फिर गैसिफिकेशन, पैरोलिसिस, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बायोफ्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं राइट। अब दोस्तों आ जाते हैं एमसीक्यूज में। पिछले क्लासेस में जो आपको एमसीक्यू पूछा गया था पर्वतमाला परियोजना के बारे में, नोडल मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए था वो था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एब्सोल्युटली सही था। बिहार एंड उत्तर प्रदेश वेयर द मेन बेनिफिशरीज, नो। अब देखो ना, पर्वतमाला बिहार और उत्तर प्रदेश में कहाँ मेन पर्वतमाला है भाई, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो पर्वत वाले स्टेट, दैट इज जो हिमालयन स्टेट, इस टाइप के मैं बोल रहा हूँ राइट, दे आर द मेजर बेनिफिशरीज राइट। तो यस, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये तो प्लेन रीजन यहाँ पे डोमिनेट करती है ना, तो ये तो ऐसी कट गई है ना। तो यस, मतलब कोई पर्वतमाला, ये पर्वत का अगर मतलब आपको पता है ना, यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर द राइट आंसर राइट।
आज का जो क्वेश्चन आप सबको दे रहा हूं और मैं चाहता हूं आप लोग सबको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस MCA। दो स्टेटमेंट दिए गए। इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि प्रोवाइड करती है फैक्ट चेकिंग सर्विसेज टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये है, इट इज अ 20th सेंचुरी फाउंडेड बॉडी। तो आपको बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए भाई, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।